बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अग्नाशय के बारे में। जी हाँ, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज। क्या होता है पैनक्रियाज, आज इसके बारे में सीखेंगे। आज ये सीखेंगे कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ मरीज़ को इंसुलिन की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम ये सीखेंगे कि ग्लाइकोसूरिया क्यों होता है, हाइपोकैल्सीमिया बीमारी क्या होती है, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेंगे तो कहाँ जाएगा। आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक ये नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ये एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया और उसी से संबंधित आज हम दूसरा टॉपिक लाए हैं। पहले टॉपिक में हमने मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पूरा खत्म कर लिया था। आज अग्नाशय के बारे में सीखेंगे कि ये कहाँ स्थित होता है, कितने प्रकार के उनमें कोशिकाएँ होती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम सीखेंगे। आप कापी और कलम निकाल लें, नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करें। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप जब खुद से नोट बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो जल्दी ही आपको याद होगा। आप जितना भी लिखेंगे वो आपको जल्दी ही याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अग्नाशय जो होता है ये कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न होता है, जैसे हमें पढ़ना हुआ आँख के बारे में, तो हम ये पहले देखेंगे कि आँख पाया कहाँ जाता है। ऐसे ही जब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि अग्नाशय सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, ये कहाँ स्थित होता है शरीर में। तो शरीर में अगर हम बात करें तो ये स्थित होता है कहाँ पे, अमाशय आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप स्क्रीन पे आप जो चित्र देख रहे हैं अमाशय का चित्र है और इसी के पीछे होता है आपका अग्नाशय। जी हाँ, अमाशय के कहाँ पे, अमाशय के पीछे क्या होता है, स्थित होता है। कौन स्थित होता है, अग्नाशय स्थित होता है। और ये किस रंग का होता है, इनमें एक रंग पाया जाता है, वो होता है गुलाबी रंग। जी हाँ, गुलाबी रंग का ये होता है, गुलाबी रंग। ठीक है, गुलाबी रंग का अमाशय के पीछे यह स्थित होता है, इन्हीं को कहते हैं अग्नाशय। ये अग्नाशय की पहचान है। देखिए, ये अग्नाशय जो है एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, मिक्सचर। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में सीखा था। तो देखिए, मिक्स्ड ग्लैंड उन्हें कहते हैं जैसे जिनमें इंडोक्राइन और प्लस एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का गुण होता है, उन्हीं को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि इस ग्लैंड में आपके हार्मोन और एंजाइम दोनों उपस्थित होते हैं। जी हाँ, अब ये हार्मोन और एंजाइम क्या होता है इसका मैंने एक अलग वीडियो दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, आप इतना जानिए कि जो अग्नाशय होता है एक प्रकार के ये गुलाबी रंग का होता है, अमाशय के पीछे स्थित होता है। इनसे निकलते हैं हार्मोन और एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि मिश्रित अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है, तो अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड है। ओके, तो अब देखिए हार्मोन का काम क्या होता है। ये हार्मोन जो होता है और ये एंजाइम जो होता है, आपका एंजाइम पाचन में सहायता करता है। जब आपको हम डाइजेशन का पढ़ाएंगे चैप्टर, तब उसमें बताएंगे कि एंजाइम के क्या काम होते हैं। ये पाचन में मदद करता है, यहाँ लिख देते हैं पाचन में मदद करता है। ओके, पाचन में मदद करता है। ठीक, जबकि आपके जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन आपके शरीर के अंदर जितने भी शर्करा से, आपके कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ें हैं उनको नियंत्रित करता है। ओके, तो यह हार्मोन के काम है, जबकि एंजाइम पाचन में सहायता करता है। तो इतना आपको समझ में आया। फिर इसमें बात करें मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, तो यहाँ लिख देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा, ये मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा, अग्नाशय आपका कौन सा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ये मिक्स्ड ग्लैंड जो होता है इसका आकार 15 से 16 सेंटीमीटर का होता है। जी हाँ, 15 से 16 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका आकार 15 से 16 सेंटीमीटर का होता है। किसी में 15, 15.5, 16 भी हो सकता है और हाँ, हल्का सा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड कोई रहता नहीं कि कितना हो जाए, ये 15 से 16 के बीच में होता है। ठीक, फिर इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। इसमें करीब आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि 10 से 20 लाख, कितने, 10 से 20 लाख एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं। जी हाँ, विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं।
यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट सॉरी, विशिष्ट प्रकार की क्या होती हैं कोशिका। यहाँ 10 से विशिष्ट लाख की विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। अब ये विशिष्ट आ गया। विशिष्ट का मतलब होता है आपका यहाँ विशेष। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशेष। स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जैसे देखिए एक विशिष्ट प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये जो कोशिका होती हैं ये होती हैं समूहों में। ठीक है, ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, समूहों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। 10 से 20 लाख की विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं, ये समूहों में स्थित होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। जी हाँ, जिसे आप लोग अक्सर पढ़ते आएंगे कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका किसे कहते हैं, तो यही होता है लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका, इन्हीं कोशिकाओं को हम कौन कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। कहाँ पे स्थित होता है, ये अग्नाशय में पाया जाता है। अब इन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका क्यों कहते हैं, देखिए ये जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका है ये एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा है, इसको पहचाना है, जाना है, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया। वो वैज्ञानिक थे यहाँ लिख देते हैं बाल हैंगर हैंस। ठीक है, बाल हैंगर हैंस ने सन 1869 ईस्वी में इसको खोजा था। इन्होंने बताया कि हाँ अग्नाशय के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं पाई जाती हैं। कौन थे, बाल हैंगर द्विश 1869। इतना समझ में आया कि अग्नाशय में 10 से 20 लाख विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं जो समूहों में पाई जाती हैं। इन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसको बाल लैंगरहैंस ने खोजा था, इसीलिए हम 1869 में इन्होंने इसे पाया, इसीलिए इनको कहा गया लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। इन्हीं के नाम पर इन्हें रख दिया गया। ठीक है, इनकी कोशिका को कह दिया गया लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। ये कितने होती हैं, 10 से 20 लाख। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका, क्योंकि इनमें 10 से 20 लाख विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका किसे कहते हैं, तो अग्नाशय के अंदर 10 से 20 लाख विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार की कोशिका होती हैं जो समूहों में स्थित होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। बाल हैंगर ने सन 1869 में इसको खोजा था। ठीक है, तो वो कोशिकाएं जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनके बारे में हम बुक में पढ़ते हैं। वो 3 क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे बुक में जो दिया रहता है वो मुख्यतः 3 रूप से दिया होता है। और यहाँ भी हम तीनों नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम केवल 1 या 2 ही यूज करेंगे यहाँ पे, जो आपके सिलेबस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला होता है अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका, अल्फा कोशिका। दूसरी कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं बीटा कोशिका। अब ये बी नहीं लिखा है, जी हाँ आप बी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे इसका नाम होता है अल्फा। इसको कौन सी कोशिका कहते हैं, अल्फा कोशिका। और इस कोशिका का नाम होता है बीटा कोशिका। ओके, और फिर एक कोशिका होती है जिनको हम बोलते हैं गामा कोशिका। ये वाई के आकार का थोड़ा होता है, इनको बोलते हैं गामा कोशिका। गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये फिजिक्स में भी होता है और यही आपका बायो में भी है, अल्फ़ा बीटा गामा। ये जो होती हैं ये आपका अग्नाशय से निकलने वाली कोशिकाएं होती हैं, और इनको कभी कभी इन्हीं गामा कोशिका को कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है 8वां, डेल्टा कोशिका। जी हाँ, डेल्टा कोशिका या फिर डेल्टा सेल। ओके, डेल्टा कोशिका या फिर डेल्टा सेल, ये 6 के आकार का ऐसे होता है ये थोड़ा। तो इतना आपको समझ में आया कि आपका जो ये अग्नाशय होता है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड होता है। इस मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि इनमें हार्मोन और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। एंजाइम जो होता है आपका पाचन में मदद करता है, जो हार्मोन होता है आपका शुगर से संबंधित होता है। ये अमाशय के पीछे स्थित गुलाबी रंग का 15 से 16 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। 10 से 20 लाख इनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका भी कहते हैं। बाल लैंगरहैंस ने 1869 में इसको खोजा था। इनमें 3 प्रकार की मुख्यतः कोशिका होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। इन्हें कभी कभी डेल्टा कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले मुख्य हार्मोन के बारे में, जी हाँ देखिए
अग्नाशय से निकलने वाले मुख्य हार्मोन। अग्नाशय से निकलने वाले मुख्य हार्मोन क्या क्या होते हैं? मुख्य हार्मोन। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले इंसुलिन के बारे में। एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, जिसे आप लोग इंजेक्शन के रूप में, जब कोई व्यक्ति डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे इंसुलिन के रूप में दिया जाता है। पहला आपका होता है हार्मोन, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। जी हाँ, ये इंजेक्शन के रूप में भी आता है। अगर इसकी कमी या अधिकता होने पर क्या रोग हो जाता है ये देखेंगे। ये इंसुलिन सुई इंजेक्शन के रूप में क्यों लिया जाता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आप इतना याद रखिए कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? रोटी से प्राप्त होता है, पोषक तत्वों से हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है, ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इनमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक का नाम होता है शर्करा और दूसरे का नाम होता है, एक यहाँ लिख देते हैं शर्करा, और दूसरे को कहते हैं ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज। पहले आप ये समझ लीजिए क्या होते हैं ये। देखिए, जब हम रोटी चावल जब लेते हैं तो चावल में ज़्यादातर फैट होता है, लेकिन हम रोटी पोषक तत्व वाली चीज़ खाते हैं तो वो सबसे पहले टूटता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और वो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है ग्लूकोज। हमारा शरीर बहुत ज़्यादातर दोनों का यूज कर लेता है, ग्लूकोज का भी उपयोग करता है, शर्करा का भी उपयोग करता है। अब ये शर्करा जो होती हैं ये मीठी होती हैं, ये इन्हें मीठी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग अक्सर घर में सुने होंगे कि शक्कर डाल देते हैं चाय में। शक्कर, आप चीनी जो आप शुगर जिसे कहते हैं उसको ज़्यादा शक्कर बोला जाता है, इसी शक्कर यानी कि शर्करा का नाम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में। देखिए, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा सेल में पाए जाते हैं। कौन सी सेल में? यहाँ लिख देते हैं अग्नाशय की बीटा सेल से। अग्नाशय की कौन सी सेल से? बीटा सेल से ये निकलता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, जब भोजन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होता है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट कब बढ़ेगा? जब हम भोजन बहुत ज़्यादा लेंगे। अब भोजन का रिलेशन कैसे हुआ? देखिए, हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? यहाँ लिख देते हैं भोजन से। भोजन से क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यही कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का, एक शर्करा एक ग्लूकोज। आप लोग अक्सर देखेंगे डॉक्टर जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको ग्लूकोज का एक बोतल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इंसुलिन के कार्य। देखिए, लिख देते हैं इसके कार्य जो है। देखिए, जब क्या होता है भोजन में, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जब भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ लिख लीजिए बढ़ जाती है। तो बढ़ने पे क्या होता है? ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है ये भी बढ़ जाता है। जी हाँ, ये इस हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी कि इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? ये भी बढ़ जाती है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, या आप ऐसे एरो का निशान लगा दीजिए, बढ़ जाती है। ओके, अब कैसे बढ़ जाती है? इसका क्या रिलेशन है? कार्बोहाइड्रेट का इंसुलिन से क्या रिलेशन है? तो देखिए, इसका रिलेशन ये होता है, आप लोग भोजन करते हैं, आपके शरीर को भूख लगी, आपने भोजन किया। अब आपके शरीर को कितने रोटी की आवश्यकता है?
वो तो चिल्लाएगा नहीं अंदर से कि भैया मुझे 2 रोटी खाना है, भूख लगी है। ऐसा तो होगा नहीं। आपको जितना भूख लगी आपने आवश्यकता से अधिक भी भोजन कर लिया, तो ये भोजन जो होता है, जो आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, जब भोजन हमारा जाता है, जैसे हमें मान लीजिए 3 रोटी खाया हमने, 3 रोटी मैंने खाया, उसमें से 1 रोटी की ज़रूरत है हमारे शरीर को, 1 रोटी उसने यूज कर लिया, और बाकी जो 2 रोटी बचता है वो क्या होता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोर। तो वो स्टोर करने का काम कौन करता है? यही इंसुलिन करता है। यही इंसुलिन क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। जी हाँ। और स्टोर किसको करता है? किसको स्टोर करेगा? इस कार्बोहाइड्रेट को। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हमने रोटी खाया, रोटी कहाँ गया? भोजन टूटकर बना कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा और ग्लूकोज 2 भाग होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं किया गया तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, यानी कि इकट्ठा कर लेगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक होने पर, आवश्यकता से क्या होने पर? अधिक होने पर, अधिक होने, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ये बन जाता है ग्लाइकोजन। क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर, किसके रूप में परिवर्तित होकर? ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? जाकर हमारे शरीर में जमा हो जाता है, यकृत में जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। जी हाँ, यकृत में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। यही ग्लाइकोजन क्या होता है? यकृत में जमा हो जाता है। किस रूप में बदलता है? भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। कैसे? जैसे देखिए, आप 2 दिन तक भोजन ना करें तो आप बिना भोजन के जीवित रह लेते हैं। आप बिना भोजन के 2 दिन तक जिंदा रह लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भोजन हमारे शरीर में इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है, वो होता है ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन क्या होता है? यकृत में जमा रहता है, और जब इमरजेंसी पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो यही ग्लाइकोजन पुनः कार्बोहाइड्रेट में बदल के हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं, ये तो हमने काम बताया इंसुलिन का। अब आखिर में बीमारी क्यों होती है? मेन टॉपिक ये है कि इंसुलिन से बीमारी कैसे फैलती है डायबिटीज़ की, ये देखते हैं। तो क्या होगा? इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे देखिए, हमने सीखा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक होने पर, हमने रोटी खाया, हमें 2 रोटी की आवश्यकता थी, हमने चावल खाया, हमें थोड़े से चावल की आवश्यकता थी, रोटी, दाल, दूध, मटर, पनीर कुछ भी खाया, तो हमें जितना शरीर को ज़रूरत थी उसने लिया, ठीक है, उसको जितनी आवश्यकता थी उसने लिया, और बाकी जो बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक होने पर क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर हमारे शरीर में भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो, अगर ज़्यादा हो तो इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसे इकट्ठा करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे सामान रखवाना हो, तो अगर सामान की मात्रा ज़्यादा है तो व्यक्ति भी ज़्यादा लगेंगे, मजदूर भी ज़्यादा लगेंगे। ऐसे ही जब इसको ग्लाइकोजन में बदलना होता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो इंसुलिन की आवश्यकता क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, यही अगर जब मात्रा इंसुलिन की कम होती है तब बीमारी फैलती है। कैसे? अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाए, अब क्या होगा? कम हो जाए। ऐसा नहीं जैसे हमने खाना बहुत खा लिया और इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे हमने इंसुलिन का काम क्या होता है? आवश्यकता से अधिक भोजन को क्या करना?
ग्लाइकोजन में बदल देना, ये ग्लाइकोजन यकृत में जमा हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पे पुनः बदल जाता है। लेकिन मान लो बाई चांस हमने बहुत दबा के खाना खा लिया, भोजन बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो, अब इंसुलिन है ही नहीं, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जितना शरीर को आवश्यकता थी, मान लीजिए आपने 100% कार्बोहाइड्रेट लिया, 100% में से 70% शरीर को आवश्यकता थी, उसने उपयोग कर लिया। ठीक है, शरीर में क्या हुआ, शरीर में उपयोग हो गया। ठीक, शरीर में उपयोग हो गया। अब 30% जो कार्बोहाइड्रेट बचता है, कितना, ये 30% क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे शरीर में आके ग्लाइकोजन के रूप में, आप बोलेंगे सर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेंगे। आप कैसे इकट्ठा करोगे जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा पहले से ही कम है। ये क्या कह रहा है, अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाए, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो आप जो 100% कार्बोहाइड्रेट लिए हो, 100% कार्बोहाइड्रेट यहाँ ले देते हैं, 100% कार्बोहाइड्रेट में से ये 70% क्या होगा, यूज कर लेगा, 70% क्या होगा, यूज कर लेगा, और ये जो 30% बचा है ये चला जाएगा वेस्ट, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और ये 30% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये देखिए, और ये कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में और शर्करा के रूप में। ग्लूकोज कैसा होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है, पानी होता है, लेकिन शर्करा कैसा होता है, शर्करा तो मीठा होता है ना। तो जब आपने इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में कम होती है तो जितना शरीर को आवश्यकता होगी उसने लिया, और 30% क्या होगा, वैसे में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, मीठे, पूरा हमारा शरीर शर्करा की वजह से भर जाएगा, इसी को कहते हैं डायबिटीज। जी हाँ, यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप है, लिखिए, लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई तो हमने तो बताया कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज तो पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है, ये मूत्र के जरिए बाहर निकल जाएगा, पेशाब के जरिए बाहर चला जाएगा, लेकिन अब बचता है शर्करा। ये शर्करा कहाँ से जाएगा, ये तो चीनी जिसे बोलते हैं, मीठा, शुगर जिसे कहते हैं, ये शर्करा कहाँ जाएगी, तो शर्करा हमारा क्या होगा, शरीर में स्टोर हो जाएगा, बॉडी स्टोर कर लेगा इसे, जैसे अब तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जाएगा नहीं, इकट्ठा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे में इंसुलिन की मात्रा क्या है, कम है, और जब इंसुलिन की मात्रा कम है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि 70% उसने यूज किया, 30% बच गया, अब 30% में से ग्लूकोज तो बाहर निकल गया किसी तरह, लेकिन शर्करा का क्या होगा, शर्करा तो जाके यकृत में जमा होगा नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होगा नहीं, तो यही बॉडी में क्या हो जाता है, चीनी का लेवल बढ़ जाता है, शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, जिन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डायबिटीज, डायबिटीज यानी कि शुगर बीमारी, शुगर, ठीक है, शुगर बीमारी इसी को कहा जाता है, शुगर। आपको इतना समझ में है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब कोई शुगर का मरीज होता है, जब उसके बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है तब उसको इंसुलिन की सुई दी जाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं वो उसको स्टोर कर सके। हमने 2 रोटी खाए, 1 रोटी शरीर ने लिया, 1 रोटी जो बचेगा वो जाके स्टोर कर सके, कौन, इंसुलिन। तो इंसुलिन का यही काम होता है, अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। और इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया रोग, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इतना समझ में आया आपको, हाइपरग्लाइसीमिया रोग इसको हो जाता है इंसुलिन की वजह से। अब हमने ये तो बात किया कि अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए
हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। और ये ग्लूकोज क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाए, तो ये जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाए, यहाँ लिख देते हैं, अगर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर, ठीक है, जब मात्रा इसकी जैसे ग्लूकोज तो 70% यूज किया और जो 30% ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है वो जब मूत्र के जरिए बाहर निकलेगा, मूत्र के जरिए क्या होता है, बाहर निकलता है। मूत्र के जरिए क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस रोग को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया रोग। कौन सा रोग, ग्लाइकोसूरिया रोग कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ग्लाइकोसूरिया। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति जो होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज की अगर मात्रा करें, यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज की मात्रा, इसकी जो मात्रा होती है करीब 100 मिलीग्राम के आसपास होनी चाहिए। 100 मिलीग्राम या फिर 100 ml। ओके, ये नॉर्मल व्यक्ति की बात है, नॉर्मल पर्सन की बात है। तो हमने तो ये बात कर लिया किसके बारे में, अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, आपको शुगर बीमारी हो जाती है, जिन्हें डायबिटीज कहते हैं। अब मान लीजिए आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, अभी तो हमने कमी बताई थी, अगर यहाँ लिख दें इंसुलिन है आपका, ये इंसुलिन है, अगर कम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, आपको शुगर बीमारी हो जाती है। और अगर इसकी मात्रा इंसुलिन की ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, अगर इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो आपको हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया रोग, हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, दरअसल ये शुगर डायबिटीज़ ही कहते हैं इन्हें। अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया रोग होगा इसी चैप्टर में, टॉपिक में, लेकिन अगर इसकी मात्रा शरीर में क्या होगी, ज़्यादा हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ओके, अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो शुगर हो जाता है, और शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने बात किया था ग्लूकोज की मात्रा अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा होगा तो शरीर के मूत्र के जरिए बाहर आएगा, नहीं कहते हैं ग्लाइकोसूरिया रोग। लेकिन मान लीजिए बाई चांस हमारे से पूरा ग्लूकोज जो शरीर में उपस्थित है वो भी निकल जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं आगे। देखिए शरीर की अन्य कोश, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ लिख देते हैं बॉडी से अगर ग्लूकोज बॉडी से अगर ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक निकलने लगे, आवश्यकता से अधिक क्या होने लगी, निकलने लगे। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जब शरीर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को ग्लूकोज की तो आवश्यकता है ही। अब मान लीजिए ग्लूकोज जितना हमने लिया पूरा का पूरा, हमारा शरीर हमें जितना ग्लूकोज लिया बॉडी के जरिए, मूत्र के जरिए शरीर से क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब क्या होगा, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है, बॉडी में जो ग्लूकोज हमारे पहले से मौजूद होता है वो क्या कर लेगा, बॉडी उपयोग कर लेता है। जी हाँ, शरीर में अन्य कोशिकाएं क्या होती हैं, जो शरीर की अन्य कोशिकाएं, लिख देते हैं शरीर की अन्य कोशिकाएं, शरीर की अन्य कोशिकाएं, शरीर की अन्य कोशिकाएं क्या करेंगी, ब्लड से, जो आपका ब्लड है, ब्लड से अधिक ग्लूकोज, ब्लड से क्या लेंगी, ब्लड से अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं।
जी हाँ, जब बॉडी में हमारे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा, मतलब हमने जितना ग्लूकोज चाहिए था हमने लिया, लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा कम है तो क्या होगा, ग्लूकोज शरीर मूत्र के जरिए बाहर आने लगेगा, और जब मूत्र के जरिए वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, जिस अंग को मान लीजिए ग्लूकोज की आवश्यकता है उसे मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि शरीर की जो अन्य कोशिकाएँ जो ब्लड हैं उनसे क्या करने लगेगा, ग्लूकोज लेने लगता है। आज जब ग्लूकोज की पूर्ति वो अन्य कोशिका पूरी करेंगी तो क्या होगा, ब्लड से हमारा क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब ब्लड से ग्लूकोज कम हुआ तब फिर एक समस्या आ गया। तो अब देखिए ग्लूकोज जब कम होता है ना तो इसी के लिए आपको बेहोशी आ जाती है। क्यों बेहोशी? क्योंकि हमारे में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ग्लूकोज की मात्रा अब कम क्यों होती है, आप लोगों ने जाना सीखा? ये बेहोशी की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, मूत्र के जरिए बाहर निकलने लगता है। जी हाँ, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो ग्लूकोज क्या होता है, मूत्र के जरिए बाहर निकलने लगता है, जिससे आप में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और ये पानी की वजह से भी होता है। अगर आपने पानी का सेवन कम किया है तो ग्लूकोज की कमी होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर डॉक्टर ग्लूकोज का बोतल चढ़ाता है तो उसमें पूरा मिनरल ही रहता है, लिक्विड रहता है, क्योंकि 99% उसमें पानी ही होता है। ठीक है, तो शरीर की अन्य कोशिकाएं क्या होती हैं, ब्लड से अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिससे क्या होगा, एक बीमारी उत्पन्न होगी। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का कारक। यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का कारक है। इसीलिए क्या होगा, हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, आपका रेटिना यानी कि आँखों का सिस्टम, जिससे आप देखते हैं, आपकी जनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपको इतना समझ में है? अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ग्लूकोज अगर कम हो जाए और बॉडी हमारा से किसी से लेने लगे तो आप में तंत्रिका तंत्र, रेटिना, जनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा असर होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। और ये जो आपको शुगर की बीमारी होती है, शुगर दो प्रकार का, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में जो होता है 10% लोगों की संभावना होती है, जबकि टाइप 2 में क्या होता है, ये 90% लोगों की संभावना होती है। ज़्यादातर लोग टाइप 2 के शिकार होते हैं। ये शुगर में टाइप 2 के शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं। और ये जो टाइप 2 होता है ये 40 वर्ष के बाद होता है। कौन से? 40 वर्ष के बाद। और ये टाइप 1 जो होता है ये क्या होता है, युवा अवस्था में आ जाता है। किसी को आप देखेंगे बहुत ही कम, लेकिन इसका जो केस होता है बहुत ही कम केस होता है। और 90% चांस होता है टाइप 2 यानी कि 40 साल के बाद में। आप लोग अपने घर में अक्सर देखे होंगे कि जो घर में बड़े लोग होते हैं उनको टाइप 2 बीमारी होती है। तो ये शुगर आपको समझ में आया। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे ग्लूकागॉन के बारे में, यानी कि अल्फा सेल से कौन सी कोशिकाएँ, अल्फा कोशिका से कौन से हार्मोन निकलते हैं, बीटा सेल से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये पूरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। खुद का नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।